हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपके साथ डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस शेयर किया था और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ प्रथम सेमेस्टर का जो पेपर फर्स्ट होता है, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। इसके बहुविकल्पीय प्रश्न आज हम सॉल्व करेंगे। ये आपको पवन सीरीज़ से मिलेगा। मार्केट में आपको दो तरीके की सीरीज़ मिलेंगी, एक राजन की, एक पवन की। तो मैं जो आज सॉल्यूशन देने जा रही हूँ ये पवन सीरीज़ से है, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी, आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। टोटल बहुविकल्पीय में 171 प्रश्न हैं इसमें, जिसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और ये उसका फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है फ्रायड महोदय का। इसका मतलब है कि फ्रायड ये कहते हैं कि बच्चा अपने भावी भविष्य में कैसा बनेगा, कैसा उसका व्यक्तित्व रहेगा, ये उसके 4-5 वर्षों में ही उसको अध्ययन करके, उसको देख करके इसका हमें ज्ञात हो जाता है। शुरुआत के देखिए जो आपको 3-4 प्रश्न हैं, ये सब कथन वाले प्रश्न हैं और सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस प्रश्न पर तो आप इम्पॉर्टेंट लगाइए, क्योंकि ये आपके यूपीटेट और सीटेट में भी काम आएगा। और ये जो इसके साथ है, ये थर्ड वाला जो शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको ज़रूर देखने को मिलेगा आपके सीटेट और यूपीटेट के पेपर्स में। अभी 2018 में भी ये आ चुका है। तो चलिए अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दुगना सीख लेता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है गेसल महोदय का। ये इनका अर्थ ये है कि जैसे जो 6 वर्ष का बालक है उसके जो सीखने की क्षमता होती है वो 12 वर्ष के बालक की तुलना में ज़्यादा होती है। आपने देखा भी होगा, जब आपके घर में अगर कोई छोटे बच्चे हैं तो वो जितना जल्दी आपको ऑब्जर्व करके कैच कर लेते हैं, सीखते हैं, वहीं 12 वर्ष का कोई बालक है जो स्कूल जा रहा है, आप उसको कोई चीज़ पढ़ाइए, समझाइए, तो वो उसको सीखने में उतना थोड़ा कठिनाई होती है, उतना आसानी से वो जल्दी से नहीं सीख पाता है। और जबकि घर में ही हम बच्चों को राइम सिखाते हैं, पोएम सिखाते हैं, वो बहुत जल्दी, बहुत आसानी से उसे सीख जाते हैं, खेल खेल में सीख जाते हैं। तो यही ये कथन कह रहा है। ये कथन दिया था गेसल ने। और जो मैं बात करी थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल होता है। शैशवावस्था के बारे में, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने बोला था? आदर्श काल तो ये बोला था वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन ने, इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तथ्य है। काम से काम वासना तात्पर्य है। तो ये बात कही थी रॉस ने। नेक्स्ट है, रॉस के अनुसार बाल्यावस्था की सबसे प्रमुख विशेषता है। तो बाल्यावस्था सबसे प्रमुख विशेषता है शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता। शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता, ये बात किसने कही थी? रॉस ने कही थी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसका चारित्रिक विकास। नैतिक विकास से क्या तात्पर्य है? नैतिक विकास से तात्पर्य है बालक के चरित्र का विकास। सामाजिक विकास का अर्थ होता है कि अगर बालक समाज में अपने आप को स्थापित कर पा रहा है कि नहीं, वो अगर समाज में जा रहा है तो वो कितना व्यवहार कुशल है, लोगों के साथ उसकी निभ पा रही है, बन पा रही है कि नहीं, तो ये उसके सामाजिक गुण हैं। सामाजिक तौर पर वो विकसित है या नहीं है। शारीरिक विकास है, शारीरिक विकास का मतलब आपकी वृद्धि से है कि वो शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट है, उसके हाथ पैर अच्छे से मजबूत और वृद्धि कर रहे हैं। धार्मिक विकास है कि वो धर्म को लेकर कितना विकसित है, अपने धर्म के बारे में कितनी जानकारी रखता है और धर्म को वो कितना मानता है, तो ये सब धार्मिक। लेकिन चारित्रिक विकास क्या है? उसका व्यक्तित्व। और नैतिक विकास की जब भी हम बात करेंगे तो वहाँ पर व्यक्तित्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए जब भी हम नैतिक विकास की बात करते हैं तो चारित्रिक विकास उससे संबंधित होता है। किशोरावस्था को किस विद्वान ने उथल पुथल की अवस्था कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को उथल पुथल की अवस्था कहा है। नेक्स्ट है, एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी नई परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है, कहलाता है।
ये क्या कहलाता है? देखो आप मुझे बताओ, बचपन में आपने साइकिल चलाना सीखा था, अब आप बड़े हो गए, आप बाइक चलाना चाह रहे हैं, तो आपने साइकिल चलाते समय जो कुछ भी सीखा वो आप बाइक चलाने में, जब आप ट्राई कर रहे हैं बाइक चलाना, तो आपको वही सारे तरीके, वही सारी चीज़ें आपको याद आ रही हैं और आप उसका यूज़ कर रहे हैं बाइक चलाने में। तो ये क्या है? ये है चिंतन है। आप उस पर चिंतन कर रहे हैं, आप उस पर सोच रहे हैं, तभी तो वो काम आप कर पा रहे हैं। कल्पना करके थोड़े ना आप बाइक चलाना सीख लेंगे। कल्पना करते रहो, इमेजिन करते रहो कि मैं बाइक चला रहा हूँ तो नहीं सीख पाओगे ना। समंजन क्या है? समंजन होता है कि आप बाइक चलाने के साथ सामंजस्य बैठा रहे हैं कि हाँ हम बैठ सकते हैं, हम स्टार्ट कर ले रहे हैं, हम किक मार ले रहे हैं, तो ये सामंजस्य बैठाना है। बट बाइक चलेगी कैसे? ये जो आपको एक क्लिक मिलता है, ये आप प्रीवियस में जो आपने साइकिल चलाना सीखा था वहाँ से आपको ये ज्ञात हो पाया। तो ये आता है आपके चिंतन से। ओके, नेक्स्ट है, वॉटसन ने प्राथमिक संवेग के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से ही विद्यमान कितने संवेग बताए हैं? तो वॉटसन ने देखो 3 संवेग दिया था, भय, क्रोध और प्रेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे टिक लगा लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वॉटसन ने प्राथमिक संवेग के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से ही विद्यमान कितने सिद्धांत बताए थे? मतलब वॉटसन ये कहते हैं कि संवेग मतलब वो होता है कि जैसे आपके भावनाएं, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको रोना आ रहा है, आप हंस रहे हैं, क्रोध आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपके संवेग हैं। भावनाओं को आप किस तरीके से प्रकट करते हैं वही आपका संवेग कहलाता है। तो वॉटसन ने बोला कि प्रत्येक व्यक्ति में बचपन से 3 संवेग होता है, बाकी तो वो समय के साथ सीखता है या उसके अंदर विकसित होता है, लेकिन 3 संवेग है जो उसके अंदर बचपन से ही रहता है। एक होता है क्रोध, दूसरा होता है भय, यानी उसको गुस्सा आ जाएगा, उसको डर लगेगा। आप देखिए छोटे बच्चों को, आप ये चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे, उनको गुस्सा भी आता है। अगर आप उनके मन की कोई चीज़ ना करिए, ना दीजिए, पैर पटकने लगेंगे, वो गुस्सा करेंगे और उनके अंदर डर होता है। और प्रेम होता है, आप थोड़ा सा उनसे प्यार कीजिए तो वो आपको और ज़्यादा प्यार देते हैं। तो ये 3 संवेग वॉटसन ने बताया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, यह कथन किसने दिया है? तो यह कथन दिया है वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने संवेग के बारे में क्या बोला कि व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था यही संवेग है। मतलब उत्तेजित होकर के व्यक्ति जो भी काम करता है, यानी एक्साइटेड होकर के वो रो रहा है, एक्साइटेड होकर के वो हंस रहा है, या एक्साइटमेंट में उसने गुस्सा किया, कुछ फोड़ दिया, ये सब चीज़ें जो हैं उसका संवेग कहलाती हैं। ये बात किसने बोली थी? वुडवर्थ ने बोली थी। संवेगों की संख्या कितनी होती है? तो संवेगों की संख्या होती है 14। अब ये जो 14 संवेग है, ये देखो, ये मैकडूगल ने दिया था। जो मैं आपको ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रही हूँ, एडिशनल पॉइंट्स, आप एक नोट्स बना करके रखिए और आप इसको लिखिए, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको आपके यूपीटेट और सीटेट एग्जाम्स में भी देखने को मिलेंगे। और जब आप ये डिटेल स्टडी करेंगे अभी इसमें आगे, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अभी तो हम लोग बहुविकल्पीय सॉल्व कर रहे हैं। तो संवेग की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरित्र आदतों का पुंज है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है इस्माइल का। देखिए कथन से कितने प्रश्न आते हैं। चरित्र आदतों का पुंज है, यह कथन किसका है? इस्माइल का है। बालक के आत्म केंद्रित व्यवहार का आरंभ उसकी निम्नलिखित अवस्था में होता है। आत्म केंद्रित व्यवहार, अब आत्म केंद्रित व्यवहार क्या है? आत्म केंद्रित व्यवहार होता है कि बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता है, वो अपने बारे में सोचता है, अपने से ही रिलेटेड, उसको बस इससे मतलब होता है कि उसका किस में बेनिफिट है। वो और एक और चीज़, जैसे बचपन में बच्चे बोलते हैं, जैसे सपोज़ किसी बच्चे का नाम है रीना, तो वो बोलेगा रीना को ये चाहिए, रीना ये करती है, रीना अभी गुस्सा है, रीना को भी खाना खाना। ये जनरली बच्चों में ये आदत होती है, यही होता है उनका आत्म केंद्रित व्यवहार। अब बालक में आत्म केंद्रित व्यवहार किस अवस्था में होता है? तो वो होता है शैशवावस्था में। ओके, नेक्स्ट देखिए, मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है, जो अभी ऊपर ऑलरेडी हम लोग ये प्रश्न कर चुके हैं, तो वो होती है मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14। कितनी होती है? 14 होती है। संवेग सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है। एक और कथन आ गया, संवेग सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है। संवेगों को इन्होंने क्या बोला कि विकास की रीढ़ बोला, यानी हर जो विकास आपके अंदर हो रहा है उसकी जो बैकबोन है वो ये संवेग ही है। ये कथन किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। ठीक है, पावलोव ने दिया था। अब जैसे कथन वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप इसको कैसे याद करेंगे? एक कीवर्ड खोज लीजिए, ठीक है, और उससे आप रिलेट कर लीजिए। जैसे कि
जैसे यही कथन हम लोग लेते हैं, संवेग सभी प्रकार की विकास की रीढ़ है। मैं आपको ये ट्रिक दे रही हूँ, तो आप यहाँ पे विकास की रीढ़ पकड़ लीजिए कि संवेग को विकास की रीढ़ किसने कहा है? विकास की रीढ़ तो कहा है किसने? पावलाव ने। पावलव, पावलव, ठीक है। विकास की रीढ़ पावलव, है ना। तो विकास की रीढ़ पावलव, ऐसे आप कीवर्ड मेंटेन कर करके आप करेंगे तो वो हो जाएगा। जैसे कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, तो उत्तेजित अवस्था कौन कह रहा है संवेग को? वुडवर्थ, वुडवर्थ कह रहे हैं संवेग को उत्तेजित अवस्था, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? बहिर्मुखी, सैद्धांतिक, भक्तिहीन, राजनैतिक। देखो राजनैतिक है तो यहाँ पर ये मनोवैज्ञानिक तो होगा नहीं, यहाँ पे आप दिमाग लगा कर पूरी पॉलिटिक्स करते हैं। सैद्धांतिक यानी लॉजिकल जो भी चीज़ें हैं। भक्तिहीन जिसमें जो नास्तिक है, तो ये तो तीनों होएंगे नहीं। बचता क्या है? बचता है हमारा बहिर्मुखी। तो बहिर्मुखी जो है यही क्या है? विज्ञान का बहिर्मुखी मनोवैज्ञानिक है। क्रचमर ने कितनी तरह के व्यक्तित्व बताए हैं? तो क्रचमर ने बताए हैं 4 तरीके के व्यक्तित्व। देखो क्रचमर ने यहाँ पे 4 तरीके के व्यक्तित्व बताए हैं, और वाटसन ने जो बताए वो वाटसन ने संवेग बताए हैं, ये कंफ्यूज ना होना। आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। आत्म केंद्रित जो व्यक्ति होगा यानी वो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा है, अपने आप में ही बातें कर रहा है, अपने आप में ही वो खोया हुआ है। जैसे मैंने बोला ना, बच्चा बचपन में क्या करता है कि खुद ही में खेलता है, खुद ही के साथ। रीना अभी ये कर रही है, रीना को भूख लगी है, वो खुद ही में बात करता है, खुद ही में खेलता है। ये किस व्यक्तित्व का अंग होता है? ये होता है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी। कल्पना की सामग्री स्मृतियां हैं। कल्पना की सामग्री क्या है? स्मृतियां हैं। ये है बोरिंग एवं अन्य। इन्होंने यह कथन दिया था कि जो कल्पना है, जो हम इमेजिन करते हैं, वो ऐसे ही नहीं हम कुछ भी इमेजिन करते हैं। जो हमारी स्मृतियों में, हमारे सोच में, हमारे याददाश्त में जो चीज़ें होती हैं, हम उन्हीं को इमेजिन करते रहते हैं। ये बात बोली थी बोरिंग व अन्य ने। जिस कल्पना में व्यक्ति दूसरों के विचार के आधार पर नए विचारों की कल्पना करने लगता है, उसे कहते हैं। ऐसी कौन सी कल्पना है जिसमें व्यक्ति दूसरों के विचार के आधार पर नए विचार की, यानी दूसरों का कोई विचार है, उसके आधार पर व्यक्ति अपने एक नए विचार की कल्पना करने लगता है? ये है उत्पादक कल्पना। उत्पादक कल्पना यानी प्रोड्यूस हो रहा है ना कुछ। उत्पादक मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस करना। तो कोई चीज़ प्रोड्यूस ही तो हो रही है कि मतलब जैसे देखिए, अब आपने सोचा कि साइकिल को हम इस तरीके से 2 पहिया मार करके चला सकते हैं, ठीक है। अब उस पे किसी ने विचार किया, पहले जब साइकिल बनी होगी तो उन्होंने साइकिल का एक स्ट्रक्चर बनाया, और उस पे किसी ने विचार करके साइकिल से ही उसने बाइक का निर्माण किया है। तो ये एक नई चीज़ प्रोड्यूस हुई है। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट वही साइकिल का था, जिस पे अपना एक विचार बना करके एक नई चीज़ प्रोड्यूस किया है। तो ये प्रोड्यूस हो रहा है यानी उत्पाद हो रहा है कोई चीज़, तो उत्पादक कल्पना हो गई। नेक्स्ट है, चिंतन के साधनों में एक है। भाई चिंतन क्या क्या होता है? रटना कोई चिंतन में तो आता नहीं है। गुणों का विश्लेषण, गुणों का आप विश्लेषण करते रहिए, चिंतन में तो आता नहीं है, ये भी रॉन्ग हो गया। सामान्यीकरण, सामान्यीकरण चिंतन में आता नहीं। बचा क्या? संकेत। संकेत, आप जब चिंतन, आपको कोई संकेत मिलता है तभी तो आप उस पर चिंतन करते हैं। आप सोच रहे हैं, फिर आपको कोई एक क्लू मिल रहा है, फिर आप सोच रहे हैं, फिर कोई क्लू मिल रहा है, तो इसलिए संकेत। नेक्स्ट है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रॉस का। रॉस का कथन है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। इन्होंने, रॉस ने चिंतन को ज्ञानात्मक पहलू बोला है। तो ये कथन किसका है? रॉस का। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के कितनी अवस्थाओं में वर्णन किया है? तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थीं, और उनमें जो है जैसे संवेदीगामक, मूर्त, अमूर्त, और इस तरीके से इन्होंने 4 बताई थी। जीन पियाजे ने 4 संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है, क्या कहलाता है? वो कहलाता है सृजनात्मकता। जब भी ये आप याद कर लीजिए, जहाँ पर भी नवीन रचना, नवीन विचार, नया कुछ हो, नया
और निर्माण हो रहा है, संरचना हो रही है, वो सब सृजनात्मक में आता है। सृजनात्मक यानी क्रिएटिव। क्रिएटिव बंदा क्या होगा, वो नया नया चीज़ खोजेगा, नया नया विचार करेगा। तो इस तरीके से जब भी ये टर्म आपको कहीं दिखे, नवीन रचना, नवीन विचार, ये सब सृजनात्मकता में आता है। ठीक है। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी 4 अवस्थाएं दी थी, जैसे संवेदीगामक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। इस तरीके से इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी, जो डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। यह कथन किसका है, तो यह कथन है वुडरो का। ठीक है, वुडरो ने बुद्धि को क्या बोला कि बुद्धि एक क्षमता होती है। कौन सी शक्ति, कौन सी क्षमता है, जो हमें समस्याओं को समाधान करने में सहायता प्रदान करती है। तो ये बोला वुडरो ने। यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष है, मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। देखो, ये फॉर्मूला होता है मानसिक आयु शारीरिक आयु का, बुद्धि लब्धि निकालने का। मानसिक आयु एक सेकेंड। सो बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणे 100। ठीक है, अब हम यहाँ पे सॉल्व करके अगर देखें तो देखो, मानसिक आयु बटे मानसिक आयु कितनी दी गई है, मानसिक आयु यहाँ पे दी गई है 12 बटे शारीरिक आयु दी गई है 10 गुणे 100। ओके, सो बुद्धि लब्धि यहाँ पर आ गई 120 इज द आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी बार नेक्स्ट क्वेश्चन 27, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी, तो भाई ये किया था वुंड ने। प्रथम मनोवैज्ञानिक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने किया था, तो ये किया था वुंड ने। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, द्विकारक सिद्धांत का स्पीयरमैन ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको बिल्कुल आपको ये सीटेड यूपीटेड दोनों में देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है। व्यक्तित्व का मापन टैट परीक्षण जो होता है वो व्यक्तित्व का मापन करता है। भाटिया बैटरी जो है ये मस्तिष्क के मापन के लिए है, लेकिन व्यक्तित्व का मापन जो होता है वो टैट करता है। व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। ठीक, यह कथन किसका है, तो यह कथन है गॉर्डन और अल्पोर्ट का। टैट अभी बोला था ना, टैट आगे ऊपर आया है। टैट से व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है, तो भाई व्यक्तित्व मापा जाता है। स्प्रेंगर के कितने प्रकार से व्यक्तित्व बताए हैं, स्प्रेंगर ने 6 प्रकार से व्यक्तित्व बताए हैं। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो बताई हैं 4 अवस्था। कौन कौन सी, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त अवस्था और अमूर्त अवस्था। जनन द्रव्य की निरंतरता के निगम के प्रतिपादक थे। कौन थे प्रतिपादक, तो ये थे वीजमैन। कौन थे, वीजमैन थे, वीजमैन। ओके, नाउ नेक्स्ट है जैव सांख्यिकी नियम, लॉ ऑफ बायोमेट्री के प्रतिपादक थे, तो ये थे गॉल्टन। गॉल्टन जो है लॉ ऑफ बायोमेट्री, जैव सांख्यिकी के प्रतिपादक हैं। ठीक, नेक्स्ट है वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का प्रभाव व्यक्तित्व पर अधिक पड़ता है। यह कथन किसका है, तो यह कथन है फूले का।
फूले कहते हैं कि वातावरण जो वंशानुक्रम है, यानी बच्चों में जो जीन्स डेवलप होते हैं जिससे उनके गुण निर्धारित किए जाते हैं, उसकी तुलना में बच्चा जिस वातावरण में रहता है उसका उसके व्यक्तित्व पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यानी अभी कोई बच्चा है, सपोज़ अगर वो उसके अंदर उसके जेनेटिक गुण आए हैं डोमिनेट करने का, अपने माँ बाप से मिला है कि वो डोमिनेटिंग नेचर का बच्चा दूसरों को दबाता है, लेकिन वो किसी ऐसे वातावरण में उसको रखा जाए जहाँ पर वो एक दूसरे के साथ सहयोग करके चल रहा है, दूसरों की सुन करके चल रहा है, वो देख रहा है कि अगला सुनता है, समझता है, तो वो बच्चा भी वैसा होता जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि वातावरण का बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम की अपेक्षा ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है समान समान को ही जन्म देता है। यह कथन किसका है? यह नियम किस चीज़ से संबंधित है? तो ये समानता का नियम है। समानता का नियम समान समान को ही जन्म देता है। व्यक्ति वंशानुक्रम एवं वातावरण के एकीकरण की उपज है। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का है। क्रो एंड क्रो ने व्यक्ति को क्या बताया कि यह वंशानुक्रम व वातावरण के एकीकरण की नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिकता का वाहक होता है। तो अनुवांशिकता का वाहक जीन्स होता है। वेरी कॉमन, ये सबको पता है, जो साइंस साइड के बच्चे उनको तो पता ही होगा कि मतलब जीन्स ही हैं जो जेनेटिक जो जीन्स होते हैं वही बच्चे में, माता पिता के जीन्स बच्चे में आते हैं और यही इसी को कहा जाता है अनुवांशिकता का वाहक। सीखना विकास की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है वुडवर्थ का। वेरी इंपॉर्टेंट। सीखना सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? स्किनर का। ठीक, देखो सीखने को विकास की प्रक्रिया वुडवर्थ ने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सीखने को सामंजस्य की प्रक्रिया कि अगर आप सामंजस्य बिठा करके चलते हैं तभी आप ये कहा जाएगा कि आप सीख गए हैं, आप एक अच्छे लर्नर हैं। तो ये कथन, ये बात बोली थी स्किनर ने। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो भाई प्रेरणा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप समझिए। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। अभी कोई बच्चा है, ठीक है, उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है या वो बिल्कुल उसको पढ़ाई पसंद नहीं है, तो अब आप उसको अगर प्रेरित करते हैं, आप ये सब चीज़ें छोड़िए, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ, आप ये आजमा करके देखिएगा। आप एक काम करिए, आज आप जाइए मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देखिए, ISPCS टॉपर के इंटरव्यू देखिए, आपको तुरंत पढ़ने का मन करने लगेगा। तो ये हमारा दिमाग है, हम इसको जैसे बनाते हैं, ये जैसे हम इसको कंडीशनिंग करते हैं ये वैसे काम करता है। और आप ये करके देखिएगा, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि यही बात यहाँ पे कहीं भी जा रही है कि अगर बच्चा जो है, यही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि जैसे अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है प्रेरणा। आप प्रेरित जब होंगे तब आप उस चीज़ को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। और आप प्रेरित कैसे होंगे? चाहे आपको बाह्य प्रेरणा मिले, यानी आपको कोई मोटिवेट कर रहा हो, कोई आपको बता रहा हो, या आप आंतरिक रूप से प्रेरित हैं, अपने घर की स्थिति परिस्थिति को देख करके आपके अंदर से आ रहा है कि मुझे कुछ करना है। तो ये प्रेरणा ही है, यही है जो आपको भगाता है, जो आपको आगे बढ़ाता है। ध्यान से आप बहुत ध्यान लगा लीजिए, बट अगर आप वो काम करने के लिए प्रेरित ही नहीं हैं तो ध्यान आपका लगेगा, उस समय आपने वो चीज़ कर ली, फिर अगले दिन नहीं होगी। बट अगर आप प्रेरित है तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी आपकी। स्मृति है, स्मृति से का तो कोई मतलब ही नहीं, आप याद करते रह जाओ। इंटरेस्ट है, रुचि है कोई काम करने में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट रुचि आपका ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर आपका प्रेरणा ही है। क्योंकि रुचि आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप उस चीज़ को करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। आज इंटरेस्ट है, कल इंटरेस्ट ना हो, मन का क्या भरोसा, आज मन लग रहा है किसी चीज़ में, कल मन नहीं लगेगा। लेकिन प्रेरणा क्या है? अगर आप प्रेरित हैं तो आप वो काम हमेशा करेंगे और कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे। तो ड्राइवर तो भाई आपका मोटिवेशन ही होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, करके सीखना सीखने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था फ्रोबेल ने। ये बहुत ज़्यादा आता है कि करके सीखना, तो आप इस एक वर्ड को याद कर लीजिए। जब करके सीखना की बात आएगी तो ये यहाँ पे हमेशा फ्रोबेल ले आएंगे। फ्रोबेल ने बताया था लर्निंग बाय डूइंग, ये कॉन्सेप्ट फ्रोबेल ने ही दिया था। ठीक है, तो करके सीखना की जब बात आएगी तो फ्रोबेल। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? अधिगम। अधिगम होता है सीखना। अगर आप किसी चीज़ का अभ्यास कर रहे हैं, कोई आपको अनुभव है, अगर आपको किसी चीज़ का अनुभव होता है तो भी आप सीखते हैं, आप अभ्यास करते हैं तो भी आप सीखते ही हैं। तो ये अधिगम का मतलब होता है सीखना, इसलिए इसका आंसर होगा अधिगम।
संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पावलोव ने किया था। ठीक है, याद करने वाला प्रश्न है, संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पावलोव ने किया था। ओके, नाउ नेक्स्ट पे आ जाइए। प्रबलन सिद्धांत। प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं हल। अभी मैं आपको हल के पिक्चर्स और मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगी जिसमें फ्राइड हम लोगों ने पढ़ा था, मनोविश्लेषणवाद के जनक। जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि पहला क्वेश्चन था अभी जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे, फर्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य जो कुछ भी बनना चाहता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, ये कथन किसका था? फ्राइड का था। ठीक है, तो यही जो है फ्राइड की आपको अभी मैं पिक्चर्स दिखाऊंगी और इनके प्रबलन सिद्धांत जो इन्होंने दिया था, प्रबलन सिद्धांत हल ने दिया था। अभी मैं इसके आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी। पिक्चर्स देख करके क्या होता है कि वो कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में रहता है, तो इसलिए आपको पता भी होना, इस तरीके से तो आप पढ़ रहे हैं बट आपको एक पिक्चर फॉर्म में आपके माइंड में चीज़ें होनी चाहिए कि फ्राइड कौन थे या हल कौन थे जिन्होंने इतने बड़े बड़े और इतने जाने माने सिद्धांत दिए हैं। ओके, नेक्स्ट, तो ये प्रबलन सिद्धांत किसने दिया है? हल ने दिया है। नेक्स्ट है सूझ का सिद्धांत। सूझ का सिद्धांत तो भैया ये हमेशा कोहलर, जब भी सूझ का सिद्धांत आएगा तो सूझ का सिद्धांत दिया है कोहलर ने। कोहलर ने वन मानुष के ऊपर किया, जिसका नाम था सुल्तान, उस पर प्रयोग किया था। और सूझ का सिद्धांत, इसको थ्योरी ऑफ इंसाइट्स भी कहते हैं, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। तो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्किनर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत हो गया, सूझ का सिद्धांत हो गया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिया प्रसूत स्किनर का है, सूझ का सिद्धांत है कोहलर का। ठीक है, कोहलर गेस्टाल्टवादी थे, जो यहाँ पे गेस्टाल्ट दिया है ना, तो कोहलर जो थे वो गेस्टाल्टवादी थे। गेस्टाल्टवाद, ये सब व्यक्ति, गेस्टाल्टवाद हो गया इस तरीके से। और क्या बोलते हैं उसको, अभी मैं टर्म भूल रही हूँ, मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये सारी चीज़ें, ये गेस्टाल्टवाद, इसी तरीके से काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं। तो उसी में से जो गेस्टाल्टवाद है इसके मनोवैज्ञानिक है कोहलर। इसी तरीके से याद आ गया, व्यवहारवाद है, तो व्यवहारवाद के जैसे वुडबर्थ हैं, वॉटसन है, ये सब व्यवहारवाद के हैं। तो ये सब जो ये वाद जो है, गेस्टाल्टवाद, व्यवहारवाद, ये सब अपना एक कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट पर जो है कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने ओपिनियन दिए थे, इसलिए उनको उन वैज्ञानिकों को उसी कॉन्सेप्ट का प्रतिपादक बोला जाता है। जैसे कोहलर गेस्टाल्टवादी हो गए और वॉटसन जो है वो व्यवहारवादी हो गए। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत किसका है? तो स्किनर का है। नेक्स्ट है सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक व तत्कालिक ज्ञान है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है कोहलर का। सूझ जो है, सूझ को इन्होंने बोला, जैसे सूझ का सिद्धांत तो कोहलर ने दिया था, तो कोहलर कहते क्या है कि सूझ जो होता है वास्तविक स्थिति का आकस्मिक व तत्काल ज्ञान है। मैंने बोला ना आपको, इन्होंने थ्योरी ऑफ इंसाइट दिया था। इंसाइट का मतलब क्या होता है? अंतर्दृष्टि, यानी आपको अचानक से कुछ एक वो होता है ना, किक मिल गई, तो आपको अचानक से कुछ एक याद आता है और आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो यही चीज़ होती है, यही होता है कि क्या बोलते हैं, अंतर्दृष्टि आना। तो यही बात इसमें इन्होंने बोली थी, आकस्मिक यानी अचानक से, और तत्काल तुरंत कुछ एक ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है जिससे हमारी वो समस्या का समाधान हो जाता है। तो सूझ का सिद्धांत इसी तरीके से इन्होंने निकाला। सूझ मतलब समझ होती है, तो अचानक से वो समझ हमें प्राप्त हो जाती है। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इन्होंने सूझ का सिद्धांत बना दिया था। किसने? कोहलर ने। ठीक है, नेक्स्ट है कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किया था? तो मैंने पहले बताया, वन मानुष था जिसका नाम था सुल्तान, उसके ऊपर प्रयोग किया था। अगला है 51, पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, कुशलता, आदतों या अन्य क्रियाओं का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना स्थानांतरण है। किसका? ये कथन किसका है? ये है कॉल्सनिक का कथन है। मतलब कॉल्सनिक ये कहते हैं कि हमें पहली परिस्थिति में जो ज्ञान, कुशलता और आदतें जो प्राप्त होती हैं उनको हम क्या करते हैं, अन्य क्रियाओं का, और जो भी अन्य क्रियाएं प्राप्त होती हैं इसे हम दूसरी परिस्थिति में प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको साइकिल का और बाइक का एग्जाम्पल दिया था, तो यही बात कॉल्सनिक भी बोल रहे हैं। समान तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? तो ये थे थॉर्नडाइक।
थॉर्नडाइक समान तत्व का सिद्धांत, जैसे समानता का नियम अलग है, समान तत्वों का सिद्धांत ये किसने दिया था? ये थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है। सामान्यीकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये है C.H. चड। देखिए यहाँ पर सामान्यीकरण अलग चीज़ है, समान तत्व अलग चीज़ है। समान तत्व का सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक ने दिया था, सामान्यीकरण का सिद्धांत जो है वो C.H. चड ने दिया था। सामान्यीकरण मतलब जनरलाइज कर देना, जनरलाइजेशन, यानी हर चीज़ को एक ही बराबर एक कॉमन कॉन्सेप्ट ला देना और उसी को सब लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। जैसे एक मिड टाइम बता दिया गया है कि 12 बजे के बाद जो है दोपहर होती है, तो 12 बजे के बाद जो है PM लग जाएगा और 12 बजे के पहले AM लगेगा, तो 12 बजे के बाद PM ये सबके लिए है, ये एक जनरलाइज कर दिया गया है। तो ये यही होता है सामान्यीकरण। तो ये जो सामान्यीकरण का सिद्धांत है ये दिया है C.H. चड ने, ओके। गेस्टाल्टवादी विचारकों में प्रमुख है, देखो मैंने बोला था ना गेस्टाल्टवाद अभी आगे बताया था, तो गेस्टाल्टवादी में वैसे ही हैं कोहलर। कौन है गेस्टाल्टवादी? कोहलर हैं। किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कार्य, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना क्या कहलाता है? तो अधिगम अंतरण। ये पहले मैंने बताया था कि मतलब आप जो है किसी एक विषय, कार्य और परिस्थिति में कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं, उसका प्रयोग आप जो है या उससे आपको फ़ायदा किसी अन्य परिस्थिति में प्राप्त हो जाता है, इसका फ़ायदा। तो ये क्या है? आपने कुछ सीखा और उसी सीखने को आपने आगे स्थानांतरित किया, तो सीखने को कहते हैं अधिगम। स्थानांतरित हो गया यानी अंतरण, ठीक है, अधिगम अंतरण, ओके। नाउ नेक्स्ट इज शिक्षक के पास जितने भी साधन उपलब्ध हैं उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है नो डाउट प्रेरणा। इस पे मैं ऑलरेडी डिटेल आपको बता चुकी हूँ कि अगर बच्चा प्रेरित है तो उसकी रुचि, स्मृति, परिपक्वता कुछ भी हो, डजंट मैटर, प्रेरित होना चाहिए। आप मोटिवेटेड रहोगे, आपका अपने आप पढ़ने में मन लगेगा। नहीं है तो आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, वीडियोस देखिए, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, इंस्पिरेशनल वीडियोस देखिए, आपका खुद ही पढ़ने में मन लगने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा ना करने के लिए बाध्य हो जाता है, तो वो है अभिप्रेरणा। यही बात है, अगर आप प्रेरित हैं तो आप वो काम करेंगे, आज कर रहे हैं कल भी करेंगे। लेकिन अगर आप प्रेरित नहीं हैं तो आपने आज किया, कल वो काम आप करेंगे या नहीं करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। यही बात है कि काम करना या ना करना दोनों उसके लिए बात वही हो जाता है अभिप्रेरणा की वजह से। नेक्स्ट है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण क्या कहलाता है? तो चेतना का केंद्रीकरण अवधान कहलाता है। और ये बात बोली थी वुडवर्थ ने कि मतलब किसी दूसरी यानी आपकी कंसंट्रेशन, आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपका कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई में ही है, मोबाइल आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, टीवी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, साउंड आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो आपका ध्यान दूसरी वस्तुओं पे नहीं है, उनकी अपेक्षा एक ही वस्तु पर है जो है आपकी किताब। ये होता है ध्यान, कंसंट्रेशन, और ये बात बोली थी वुडवर्थ ने। नेक्स्ट है 59 अभिरुचि गुप्त अवधान है, अवधान अभिरुचि है। भाई देखो, अभिरुचि यानी इंटरेस्ट, अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आपका ध्यान लगेगा। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि आप अगले दिन भी वो काम करेंगे कि नहीं, वो तो प्रेरणा से होता है, कंसिस्टेंसी। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ आज आपका इंटरेस्ट है कोई काम करने में तो आपका उसमें ध्यान लगेगा। अगर आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट है, पढ़ाई में मन लगता है, रुचि है आपकी, तो आप ध्यान लगा करके पढ़ाई करोगे। और यही बात है कि अगर आपका ध्यान पढ़ाई में लगा रहेगा तो आपकी रुचि भी होगी। देखो, बच्चे पूछते हैं कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। देखो यहाँ पे साफ साफ बोला गया है अवधान अभिरुचि है। अगर आप पढ़ाई में मन लगता नहीं, लगाना पड़ता है, तो अगर आप ध्यान लगाओगे पढ़ाई में तो ऑटोमेटिकली उसमें आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट डेवलप होने लगेगा। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, मैथ का सवाल नहीं आता है बट आप 2-4 सवाल एक साथ लगाओ, जब आप लगाने लगते हो और आप लगा ले जाते हो, आपके आंसर्स आने लगते हैं, तो आपका मैथ्स करने में मन लगने लगता है। जिस मैथ से आप डरते हैं, भागते हैं, वही मैथ जब आप उसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को और आप कर ले जाते हैं तो आपका वही मैथ पढ़ने का मन करने लगता है। यही बात है और ये होता है,
यही यहाँ पे बोला भी जा रहा है कि अवधान अभिरुचि है और अभिरुचि गुप्त अवधान है। तो ये कथन दिया किसने था? ये कथन मैकडूगल ने दिया था। मैकडूगल वही हैं जिन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियाँ दी हैं, तो मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियाँ दी हैं। नेक्स्ट 60 है, विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रखना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ध्यान लगाना। ये मैंने ऑलरेडी बताया कि मतलब आप मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, विभिन्न तथ्यों पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है, सिर्फ एक ही तथ्य पर आप एकाग्र हैं, कंसंट्रेट हैं, तो आपका ध्यान लगा हुआ है। नेक्स्ट है, ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण या याद किए गए सामग्री को पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है। भाई देखो, अगर कोई पहले से याद की गई चीज़ है, स्मरण कर ले जाता है तो वो स्मृति है, स्मरण नहीं कर पाया तो वो स्मृति है, यानी विस्मरण है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि मतलब कोई उसने कुछ याद किया था, कुछ आप आज एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कल आपसे वो क्वेश्चन कोई पूछ लेता है, आप उसको बता देते हैं, याद आ जाता है आपको, यानी आपने स्मरण कर लिया तो वो स्मृति है। आप नहीं बता पाते हैं, आप भूल जाते हैं, स्मरण नहीं कर पाए तो वो विस्मृति है। विस्मृति यानी विस्मरण। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी थी? देखो, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह परिभाषा दी थी बाउले ने। नेक्स्ट है, सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है, तो ये होता है, ये है ऑकेनवाल। ठीक, ये गलत लिखा गया है, ये ऑकेनवाल ऐसा लिखा जाता है। ठीक, ये होते हैं सांख्यिकी के जन्मदाता हैं। ठीक, ग्राफिट या ग्राफिट ऑकेनवाल ऐसी कुछ नाम है इनका। समांतर माध्य का प्रतीक है, तो समांतर माध्य का प्रतीक बार, जहाँ पे ये बार लगा रहेगा, देखो बार लगा रहता है, x के ऊपर बार लगा है, p के ऊपर बार लगा है, तो ये समांतर माध्य का प्रतीक होता है। ठीक है, सीमांत मूल्य, सीमांत मूल्य का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, सीमांत मूल्य का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, तो किस पे पड़ता है सर्वाधिक प्रभाव? समांतर माध्य पर पड़ता है। देखो, सीमांत मतलब होता है मार्जिनल, ठीक है, और समांतर माध्य का मतलब भी होता है औसत, यानी जो मार्जिन निकलता है, जो औसत आता है। तो सीमांत मूल्य और मार्जिन और समांतर माध्य एक दूसरे से संबंधित हैं। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा कि सीमांत मूल्यों का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है, आप उत्तर देंगे समांतर माध्य पर। तो दोस्तों, ये था ये पूरी सीरीज़। आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो। और अब आप यहाँ पर देखिए, कथन जो मैं बता रही थी, ये कुछ इंपॉर्टेंट कथन है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आते हैं। नेक्स्ट जो मैं स्लाइड आपको दिखा रही हूँ, ये हैं मिस्टर सिगमंड फ्रायड, मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं, इनको मनोविश्लेषणवाद का जनक कहा जाता है। इन्होंने मन के 3 प्रकार बताए थे, मन के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे, जिसमें इन्होंने इदम की बात की थी, अहम की बात की थी और अहम की बात की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर हम डिटेल स्टडी करेंगे क्योंकि आपके सीटेट और यूपीटेट में भी आते हैं। ये शैशवावस्था है, जैसे आत्म केंद्रित भाषा, वहाँ पे बता रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे कि आत्म केंद्रित भाषा किस में होती है, तो शैशवावस्था में किस अवस्था में होती है? तो शैशवावस्था में आत्म केंद्रित भाषा होती है। इसके साथ ही सामाजिकृत भाषा, भावात्मक भाषा, शब्दों की पुनरावृत्ति, प्रश्नों की अधिकता, ये सब शैशवावस्था के गुण हैं। बच्चा क्या करता है, बच्चों के पास बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, वो आपसे कुछ पूछेगा, तो प्रश्नों की अधिकता होती है। शब्दों की पुनरावृत्ति, एक ही शब्द को वो बार बार बोलता है, पापा पापा मैं ये काम कर लूँ, मैं खिलौना खेल लूँ, मैं खिलौना खेल लूँ, मैं रिनी को ये पसंद है, रिनी को ये, इस तरीके से वो शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। भावात्मक भाषा, इमोशनल होते हैं बच्चे, भावात्मक, अपने भाव से वो ज़्यादा प्रकट करते हैं, यानी अगर उनको गुस्सा आएगा तो वो फेशियल एक्सप्रेशंस देते हैं, अपने भाव को वो ज़्यादा प्रकट करते हैं। सामाजिकृत भाषा, सोशल भाषा होती है, तो जब सोशल भाषा वो भी अपने हाथ पैरों को हिला करके और एक्शन के थ्रू वो ज़्यादा बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें शैशवावस्था की गुण हैं। नेक्स्ट, बाल विकास की एक नज़र देखिए। पहले बच्चा कैसे छोटा है, शैशवावस्था में है, फिर वो बालक बनता है, फिर और बड़ा होता है, फिर वो युवा होता है। तो इसी तरीके से इसको शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है
ये हैं प्रोफेसर क्लार्क हल, जिन्होंने प्रबलन सिद्धांत दिया था। तो प्रबलन सिद्धांत इन्होंने जो दिया था, तो इन्होंने ये बोला था कि प्रबलन जो होता है, यानी प्रबलन सिद्धांत किस कॉन्सेप्ट पे आया। इनका कहना ये था, आवश्यकता जो होती है वही किसी चीज़ की, मतलब कोई प्रेरणा। तो क्लार्क हल का प्रबलन का सिद्धांत ये था कि मतलब बालक जो सीखता है वो तभी सीखता है जब उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है। अब जैसे कोई बच्चा है, उसको मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है, आप उसको इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश सिखाया जा रहा है, वो बोल रहा है सर मुझे मैथ्स में प्रॉब्लम, मुझे मैथ्स नहीं आती है, मैथ्स नहीं समझ में आ रही है। तो अगर उसकी आवश्यकता की पूर्ति होगी नहीं तो वो नहीं सीख पाएगा। इसीलिए ये कहा भी जाता है, प्रबलन इन्होंने क्लार्क हल ने ये एक अपनी थ्योरी में ये भी स्पष्ट किया था कि बच्चों का जो पाठ्यक्रम बने वो उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके ही बनाया जाए। तो ये था प्रबलन का सिद्धांत, और इन सब पर हम डिटेल स्टडी आगे करेंगे। ये हैं वैलेंटाइन महोदय। वैलेंटाइन महोदय जिन्होंने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसलिए मैंने इनकी पिक्चर भी रखी है ताकि आप देख लें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं इसके आगे नेक्स्ट आपके साथ बहुविकल्पीय प्रश्न शेयर करूंगी, उसके बाद अति लघु और फिर हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी सॉल्व करेंगे। इस तरीके से हम पवन सीरीज़ को समाप्त करेंगे और सारे सब्जेक्ट का मैं इसी तरीके से वीडियो आपके साथ ले आऊँगी और आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।